कल का जो माहौल चल रहा है, जैसे नीट का पेपर अगर आप देखेंगे लीक हो गया तो बच्चों के बीच में टेंशन है। सीबीएसई में अभी रिजल्ट्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो उसके वजह से टेंशन है। तो उनके बीच में सर एक डिप्रेशन काइंड ऑफ, या फिर वो डरे हुए महसूस करते हैं पढ़ाई को लेकर के। सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई, सीबीएसई के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, एनटीए के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, तो हम सबको लगता है कि खत्म हो गया सब। शिक्षा का अधूरापन है। जो नई शिक्षा पद्धति है या जो स्कूलों में बदलाव आ रहा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं कि हम आने वाली शिक्षा को मटेरियलिस्टिक कम रखते हुए ज़्यादा वैल्यू बेस्ड रख पाएंगे? कैसे प्रयास चल रहे हैं या कैसे इसको धरातल पे लाया जा सकता है? जो किताबें पहले चली हैं वो ज्यादातर उपदेशात्मक थी, प्रीचिंग उसमें था। और प्रीचिंग के बाद एक फिर कहा जाता था इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। अगर लड़ाई नहीं भी हो रही है तो भी सारे देश लड़ाई की तैयारी तो रोज कर ही रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई मीटिंग होती है, वो मीटिंग में जो निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष फिर नीचे के एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो एयरफोर्स के जो हायर ऑफिसर हैं, एयर कमोडर हैं, उनको आती है। अगर ये डिसाइड हुआ है कि ये वाला जो बम गिराना है और इस टारगेट पे गिराना है, वो कौन गिराएगा? तो वो फाइटर पायलट ही गिराता है। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में फाइटर पायलट टीचर है। आपका सर क्या मानना है, ये एआई या जो टेक्नोलॉजीज पिछले 2 दशकों से टीचर्स के सामने आती जा रही हैं, एआई किस तरह से इसको चेंज करने वाली? बच्चों को अभ्यास करा दिए, ऑर्डर के लिए अभ्यास करा दिए, तो वो सदुपयोग ही करेगा, वो दुरुपयोग में जाएगा नहीं। तो ये मामला माइंडसेट का है। ज्ञान देना, नॉलेज देना, सूचनाएं देना, ये एक काम है। माइंडसेट डेवलप करना, इसका भी पहले से ही अभ्यास करना। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है कोग्रेड की इस डिस्कशन सीरीज में, जहां पर हम भारतवर्ष के एमिनेंट एजुकेटर्स को बुलाते हैं। आज हमारे साथ हैं श्रवण कुमार शुक्ला सर, जिनकी प्रारंभिक एवं हायर एजुकेशन तो गोरखपुर से हुई। उसके बाद सर ने यूपी में एज अ टीचर, साथ ही साथ टीचर एजुकेटर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। फिर उनको डेपुटेशन पे दिल्ली एससीईआरटी में काम करने का मौका मिला, जहां पर सर ने हैप्पीनेस करिकुलम और सीटीटीएल पर अहम योगदान दिया। इसी के साथ सर ने भारतीय शिक्षा बोर्ड में सीनियर कोऑर्डिनेटर और एडवाइज़र की भूमिका भी निभाई है। फिलहाल में सर आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एज अ एडवाइज़र काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सर केवल इंडिया में ना रहकर नेपाल के कई सारे नगर पालिका के स्कूल्स में एज अ एडवाइज़र काम करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए सर, जैसे अभी आजकल का जो माहौल चल रहा है, जैसे नीट का पेपर अगर आप देखेंगे लीक हो गया तो बच्चों के बीच में टेंशन है। सीबीएसई में अभी रिजल्ट्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो उसके वजह से टेंशन है। इवन अगर हम अपने घर में आजकल बातचीत करते हैं, जो बच्चे चाहे वो स्कूल एजुकेशन में अभी हों या कॉलेज एजुकेशन में, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, भतीजे लोग, भतीजी लोग, तो उनके बीच में सर एक डिप्रेशन काइंड ऑफ, या फिर वो डरे हुए महसूस करते हैं पढ़ाई को लेकर के। तो आप जब सर वैल्यू एजुकेशन पे काम करते हैं, और जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा या प्रारंभिक शिक्षा रही, उसमें और आज की शिक्षा में क्या अंतर है? उसने आपको कैसे बेहतर मनुष्य बनने में हेल्प की? बढ़िया, अच्छा सवाल है हिमांशु जी। क्या है कि पूरा जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है ना, ये शिक्षा व्यवस्था बच्चों का जो जिंदगी का जो उद्देश्य है वो किसी संस्था के थ्रू सेट करती है, यही बताती है। क्योंकि हमारी शिक्षा नौकरी रोजगार दिलाना ये एक नंबर पे है, तो उसका मैं बुरा नहीं मानता हूँ, वो तो ज़रूरी है। लेकिन आदमी का अंतिम उद्देश्य तो वो नहीं है। तो जो आदमी का इस धरती पर जो जन्म लिया है, तो उस धरती पे होने का पर्पज क्या है, तो वो गोल उसको पता नहीं है। उसको वो पता है कि हमें सरकार से क्या मिलेगा, हमको अपने एग्जामिनेशन संस्था से, स्कूल से क्या मिलेगा, वो सारा कुछ उस पर निर्भरता है। तो वहाँ अगर कोई गड़बड़ी होती है, सरकार के सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई, जो कि हो ही जाती है। हाँ सर। तो सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई, सीबीएसई के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, एनटीए के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, तो हम सब को लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ। चूँकि हमको जो अंतिम लक्ष्य है इस धरती पे होने का, वो हमें स्पष्ट नहीं कराया गया। जैसे पेड़ पौधे हैं इस धरती पर,
तो पेड़ पौधे नेचुरल इकाइयाँ हैं, तो नेचुरल इकाइयाँ हैं तो उनका होने का नेचुरल पर्पज है, हाँ जी उस पर्पज में लगे हुए हैं। उनका पर्पज इतना ही है कि अपनी स्पेसीज को बढ़ाते रहें। बीज से वृक्ष होगा, वृक्ष से बीज बनेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसे ही जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी अपनी प्रजाति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, यही उनका पर्पज है, वंश बढ़ाते जाते हैं। ह्यूमन बीइंग का इतना ही पर्पज नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही समझना चाहता है, हर चीज़ के क्वेश्चन है, जब बोलता है तो क्वेश्चन करता है, समझना चाहता है। तो उसका इस धरती पे होने का पर्पज है कि समझ लेना, अपने गोल को भी समझ लेना। तो चूंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में कोई अभ्यास इसका नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है इसका, इसलिए बच्चों को छोटी घटना भी हिला देती है। बड़ी घटना तो हिलाती ही है, छोटी सी घटना भी हिला देती है उनको। तो अब ये चूंकि शिक्षा का अधूरापन है, अधूरापन का मतलब ये है कि जो हमें स्वयं के साथ, परिवार में, संबंधों में, समाज के साथ, प्रकृति के साथ जीने का जो हमारी उपयोगिता है, मूल्य हम किसको कह रहे हैं? मूल्य हम कह रहे हैं कि जहां जहां हम जीते हैं वहां अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करें। हाँ सर। यही मूल्य है। जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो आप जो भी मुझसे बात कर रहे हैं उस बात के लिए मैं पूरक हो जाऊं, यही मेरी उपयोगिता है। आप बात कुछ करें, मैं कुछ और भी लेके जाऊं और आपसे कुछ बहस में चला जाऊं, हाँ तो ये मेरी उपयोगिता नहीं, यानी मैं मूल्य पूर्वक नहीं आपके साथ बैठा हूं। तो चूंकि मूल्य शिक्षा को एक बैगेज मान लिया गया काफी बड़ा, पहले नैतिक शिक्षा नाम था, संस्कार की शिक्षा नाम था, ऐसे बहुत सारे आयोग भी आए, उन्होंने बहुत सारे नाम दिए, लेकिन ये धीरे 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 करके एक बैगेज हो गया। तो अब अगर मूल्य शिक्षा, मोरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, तो लोगों को लगता है ये कुछ कथा प्रवचन जैसा कुछ होगा। तो वो मतलब मैं कथा प्रवचन को खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक माइंडसेट हो गया है। हाँ। तो वो एजुकेशन के अंदर कैसे खूबसूरती से वीव किया जाए, बुन दिया जाए। तो मेरी जो जिंदगी लगा रहा हूँ, मैंने इसके लिए सरकार की नौकरी छोड़ी, इसके लिए मैं कहीं संस्था में बध नहीं रहा हूँ, अगर कहीं बध रहा हूँ तो भी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वो जगह की तलाश में था कि अब कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मैं उसको एक टीम बना करके उसकी वीविंग करूँ। तो ये तो करना पड़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस प्री प्राइमरी से शुरू करनी पड़ेगी। हम 12वीं में आकर के और कॉलेज में जा कर के बच्चों के साथ मूल्य शिक्षा का और नैतिकता की बात वहाँ पे बताने जाएंगे, इससे नहीं होता है। बाकी सारे प्रैक्टिस हमने बचपन से कराए हैं, क्योंकि बचपन से एक राष्ट्रगान हमको याद है। क्यों याद है? क्योंकि बचपन से हम गाए हैं, हम बैठ के कभी रटे नहीं हैं, हम बचपन से गाए हैं तो हमको याद है। तो अगर बचपन से हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस हमारी ज़िंदगी में जाती है। तो ग्रेड प्री प्राइमरी से कैसे प्रैक्टिस हो, ये सरकारों को, संस्थाओं को, समाज को सोचना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी पेरेंट्स की भी प्रायोरिटी क्या है? वो स्कूल में बच्चों को अच्छा आदमी बनने नहीं भेजते। मेरा तो बहुत सारे पेरेंट्स से बात होता है, पेरेंट्स के कार्यक्रम लेते हैं, वो नंबर ज़्यादा लाने के लिए, कंपटीशन निकालने के लिए भेजते हैं। तो उनके भी माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा। सर, आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो मूल्य हैं वो पूरक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, तो अगर उनकी ज़िंदगी में वो कुछ ऐड ऑन कर पा रहा है तो ये हमारा जो डिस्कशन है पूरक होगा। इससे पहले भी सरकारों ने, इवन स्कूल्स ने बहुत सारी कोशिश की। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो हमारी एक किताब चलती थी मोरल साइंस की। मतलब अगर देखा जाए तो मैं एज अ पर्सनल अपना फीडबैक बताऊं तो मुझे वो किसी काम की किताब लगी नहीं, एक एडिशनल बैगेज ही लगता था, क्योंकि उसमें कुछ कहानियाँ होती थी जिसके थ्रू वो आपको अलग अलग थॉट्स बताते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जबकि आप सोसाइटी में आकर के देखते हैं तो आपको उससे विपरीत चीज़ें दिखाई देती हैं। तो कई बार ऐसा है कि हम लोग केवल किताबों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैंने सुना था अभी कि चाइना में एक गाड़ी, एक जापान का एग्जांपल उन्होंने लिया था कि एक गांव के जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और रेड लाइट थी और आसपास में कोई नहीं था। तो रेड लाइट पे उसने गाड़ी रोक ली। उसके बगल में जो भी दूसरा इंसान बैठा था, उसने बोला कि अरे कोई देख थोड़ी रहा है, आप बस रेड लाइट तोड़ के निकल जाओ बाहर। तो उनका कहना ये था कि शायद किसी खिड़की से कोई बच्चा देख रहा हो
और वो हमको रेड लाइट तोड़ते हुए देखेगा। सो लाइक उसमें मोरल ये निकल के आ रहा था कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, सो इट टेक्स द कंप्लीट सोसाइटी टू इनकलकेट द मोरल वैल्यूज़। तो आप जो नई शिक्षा पद्धति है या जो स्कूलों में बदलाव आ रहा है उसको किस प्रकार से देखते हैं कि हम आने वाली शिक्षा को मटेरियलिस्टिक कम रखते हुए ज़्यादा वैल्यू बेस्ड रख पाएंगे? कैसे प्रयास चल रहे हैं या कैसे इसको धरातल पे लाया जा सकता है? हाँ, इसमें कम ज़्यादा का मामला नहीं है कि मटेरियलिस्टिक को कम रखेंगे, वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे। हम इसको एक शब्द प्रयोग करते हैं कि दोनों में बैलेंस रखेंगे, संतुलन रखेंगे। जो किताबें पहले चली हैं वो ज़्यादातर उपदेशात्मक थी, प्रीचिंग उसमें था, और प्रीचिंग के बाद एक फिर कहा जाता था इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। वो कोई भी कथा, कोई भी कहानी सुनते समय बच्चे के अंदर कुछ भाव बनते हैं। अगर वो कहानी पूरी हो रही है तो वो भाव को अगर नहीं निकलवाया तो वो कहानी बेकार हो जाती है। हम लोगों ने क्या किया कि एक तो हमने ग्रेड वाइज बनाया, एक तो जो मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा वगैरह चलती थी ना, उसका कोई अन्य सब्जेक्ट की तरह से कोई उसका ग्रेड वाइज कोई पाठ्यक्रम नहीं था और उनका कनेक्शन भी नहीं था। मतलब बस इन डाल दिया गया एक एक चीज़। तो ठीक है, कहीं शुरुआत होता है तो ऐसे ही होता है, मैं उसकी आलोचना में भी नहीं जा रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया है, आप हैप्पीनेस करिकुलम देखेंगे या नेपाल का हमरो खुशी पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें ग्रेड वाइज चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके उसमें एक्टिविटीज और स्टोरी रखी गई हैं, और जो भी एक्टिविटी या स्टोरी रखी गई है उसके लास्ट में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। छोटे क्लास में आपको एक आध क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जाएंगे आपको कंटेंट, कहानी सुना दिया, कहानी सुनाने के बाद कहानी के कंटेंट पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ तो बताइए, या आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी हैं वैसी घटनाएं घटी तो आप क्या करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले। एक छोटी सी कहानी है कि एक 15-16 साल की लड़की है, वो अपने छोटे भाई को पहाड़ी रास्ते पे लेकर के जा रही है पैदल, और एकदम आराम से चल रही है। पीछे दो यूथ हैं, 2-3 यूथ जा रहे हैं, युवा हैं, जो कि जिनके पास शिकायतें हैं अपने परिवार से, पिता से, स्कूल से, समाज से, सरकार से, सबसे शिकायतें हैं कि सब ने हमको ठीक से पढ़ाया नहीं, हमको पिताजी भी पैसा नहीं दे रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं, सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है, हर तरफ कोई मतलब नहीं है इन संबंधों का, रिलेशनशिप का, ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं। और वो लड़की बच्चे को लेके, अपने भाई को लेके बढ़ रही है। तभी थोड़ा पहाड़ पे चढ़ाई आता है और वो बच्चा थक जाता है, तो वो लड़की उस बच्चे को पीठ पे रख करके चलने लग जाती है। जब कुछ दूर पीठ पे रख करके जाती है तो फिर इसमें से एक लड़का आता है, यूथ आता है, और बोलता है कि बहन, ये बोझ तुम बहुत देर से लेकर के चल रही हो, कुछ देर के लिए हमें दे दो। तो उसने उनके तरफ देख करके बोला, भैया बोझ आपके लिए होगा, मेरा तो भाई है। कहानी इतने पे खत्म हो जाती है। अब हम बच्चों से पूछते हैं इस पे, चूंकि छोटी क्लास का है तो एक आध क्वेश्चन कंटेंट पे पूछते हैं, बाकी हम बच्चों से पूछते हैं कि जहां आपकी संबंध की फीलिंग नहीं आती तो वहां पर वो आदमी आपको बोझ लगता है, तो आपके अंदर क्या क्या उसके बारे में विचार आते हैं। आपके परिवार में भी जब किसी से कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस समय आपको वो आदमी की तरफ देखने का मन नहीं करता है, यानी फिर वो बोझ लगने लग जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इस समय आपको रिलेशनशिप की फीलिंग नहीं आ रही। तो रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ आप जीना चाहते हैं या रिलेशनशिप में विरोध के साथ जीना चाहते हैं? आपको अच्छा क्या होगा? रिलैक्स इसमें रहेंगे। तो बच्चे सोच के बोलते हैं नहीं, रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ हम ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। इवन जब हम बस में, ट्रेन में कहीं यात्रा करते हैं तो सामने वाले सीट पे जिसको हम जानते भी नहीं हैं उससे भी कोई संबंध निकाल के और बातचीत करते हैं तो हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ सर। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन लेते हैं उनसे। तो ऐसे ही है सभी कहानियों में। तो दूसरा जो आपने कहा था कि एक तो ये था कि जो अभी आपने पढ़ा और वो आपको रिलेवेंट नहीं लगा, तो ये रिलेवेंट लगने लग जाए इसके लिए सरकार ने अभी जो एनसीएफ है, एनसीएफ के अंदर बहुत सारी बातें लिखी है। एनईपी में लिखी है, एनसीएफ में उसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी नहीं ध्यान में आता है, क्योंकि जितने लोग उसमें होते हैं उसमें से ज़्यादातर ट्रेडिशनल सोच वाले होते हैं, वो सुनते भी नहीं हैं किसी की। तो ये थोड़ा सा एक मानव का एक गुण है या अवगुण है कह लीजिए,
तो इसके कारण एनसीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा को सब जगहों पे डालने की बात हुई है, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को डाला जा रहा है। लेकिन जब आप एनईपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन के 4.29 में लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग कैरिकुलम शुड बी रिड्यूस्ड फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, ये लिखा हुआ है। तो जो आप कह रहे थे मेटलिस्टिक को थोड़ा कम करके और उसको किया जाए, तो एक्चुअली वो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग कैरिकुलम शुड बी रिड्यूस्ड। तो हमको तो स्कोप है घटाने का, वो तो पॉलिसी लिख रही है, कह रही है हम घटा सकते हैं। जो चीज़ें हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते ज़्यादा, केवल किताब की मोटाई के लिए हमने दे दिया है या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उन चीज़ों को हटा के हम स्पेस दें। क्योंकि अभी टीचर के पास स्कोप नहीं है कि वो ज़्यादा बात कर पाए। वही सिलेबस का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वो अलग से कुछ बात करने का उसके पास मौका ही नहीं है। तो हमको जब कोर्स को कम करेंगे तब टीचर, फिर उस स्तर का टीचर भी तैयार करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि मामला टीचर के माइंडसेट का भी है। तो इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे होगा। मैं तो देखिए आशावादी हूँ, मुझे तो लगता है आने वाले 100-200 साल में सब चीज़ें बदल जाएंगी। और 100-200 साल ज़्यादा टाइम नहीं होता है भाई, भारत देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गया, अभी 100वीं भी आ जाएगी। हाँ सर, तो होगा, मुझे तो लगता है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आपका ये कहना बिल्कुल सही है। दरअसल टीचर ही अपने क्लास का रियल हीरो होता है। मतलब जो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, जब तक वहाँ पे टीचर नहीं है केंद्र में, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अदरवाइज तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, हाँ इन्फॉर्मेशन, हाँ नॉलेज तो नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सर जैसे एनसीएफ में जो क्रॉस कटिंग थीम्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जिस पे वेटेज दिया गया है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे दिया गया है। उन्होंने पूरी कोशिश की। इवन जो नई एनसीईआरटी की किताबें आ रही हैं उसमें भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको समाहित करने की कोशिश की है। बट सर हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, ईएमआरएस के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, इवन स्टेट के टीचर्स की भी हमने कई सारी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। एक चीज़ जो आपने बोली कि टीचर्स का जो करंट टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग गतिविधियों में लगा हुआ है। मतलब स्टेट में तो कोई जनगणना में लगा है, चुनाव आ गया तो चुनाव ड्यूटी में लगा होगा। उसके अलावा इवन स्कूल की भी अगर आप ड्यूटी सिलेबस भी ज़्यादा है, ढेर सारी उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो जब एक टीचर पढ़ाने जा रहा होता है तो वो अपना लेसन प्लान बनाता है या कुछ तो बेसिक फ्रेमवर्क बना के जाता है कि मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊंगा, जो भी कोई अच्छा टीचर है। वो कैसे अपने, मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ सपोज़, तो मैं कैसे मैथ्स पढ़ाते हुए बच्चों को वैल्यूज़ सिखा सकता हूँ, ये टीचर कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी या पढ़ाते वक्त में अपने बिहेवियर में लेके आए। बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी इसमें दो तरीके हैं। मैं सब कुछ छोड़ के, जैसा आपने अभी परिचय में कहा कि मैं गवर्नमेंट में नौकरी था उसको छोड़ा, फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड में कुछ दिन काम किया उसको भी छोड़ा, क्योंकि समय किसी डायरेक्शन को फॉलो करने में जाएगा तो आपकी जो सोच है वो नहीं हो पाती। हाँ जी। अभी मैं जो आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल से जुड़ा हूँ तो मैं इसी काम के लिए जुड़ा हूँ। दोनों ही मोर्चे पे काम करने के। दो मोर्चे हैं इसमें। एक मोर्चा है कि किताब को ही ऐसा डिजाइन किया जाए, क्योंकि देखिए बच्चे हों, पेरेंट्स हों, टीचर हों, वो किताब को ही गीता, कुरान, बाइबल मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो कुछ किताब में है वो कराना वो आवश्यक समझते हैं, जो अलग से आप देंगे उसको आवश्यक नहीं समझते, और टाइम भी नहीं रहता। मतलब मैं टीचर पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, टाइम भी नहीं रहता। तो किताब में ही कैसे खूबसूरती से वीविंग की जाए उसकी। हम जब जैसे ये कहानी सुनाया, अब ये कहानी को साइंस में, मैथ्स में पढ़ाते समय हम इस तरह की कैसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, कैसे एक्टिविटी डाल दें उस जगह पे कि वो उसमें रिफ्लेक्ट टीचर करने को बाध्य हो जाए। हाँ। तो पहला तो ये है, इसमें समय लगेगा। मैं तो 12 साल का मान के चल रहा हूँ, मैं 12 साल इसमें खुद स्वयं लगाने वाला हूँ। अच्छा सर। और इसके लिए मैं 50 लोगों की टीम भी खड़ा कर रहा हूँ, आप लोग का भी सहयोग लूँगा उसमें। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि सरकार को, चूँकि मैं
23 साल गवर्नमेंट सिस्टम में भी काम किया और टीचर एजुकेटर के रूप में भी काम किया। दिल्ली में 5 साल काम किया। टीचर से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। सरकार को सबसे बड़ा जो काम करना है वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे करना है। हाँ ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है डिग्री बांटने की जगह हो गई है केवल। और भी खराब भाषा लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स में ही टीचर ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए जहाँ और भी चीज़ें पढ़ाए, सेपरेशन में नहीं होना चाहिए। मेरा उसमें और जोड़ना है कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टीचर तैयार करने, क्योंकि देखिए मेरे एक मित्र हैं सोम भाई, मेरे गुरु भी हैं, तो वो कहा करते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई मीटिंग होती है, कहीं कोई युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, लड़ाई करने की तैयारी सब करते ही हैं देश। अगर लड़ाई नहीं भी हो रही है तो भी सारे देश लड़ाई की तैयारी तो रोज कर ही रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई मीटिंग होती है, वो मीटिंग में जो निष्कर्ष आता है, वो निष्कर्ष फिर नीचे के एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो एयरफोर्स के जो हायर ऑफिसर हैं, एयर कमोडर हैं, उनको आती है, फिर वो नीचे विंग कमांडर को आती है, फिर नीचे वो ऐसे करके आती है। लेकिन अंत में अगर ये डिसाइड हुआ है कि ये वाला जो बम गिराना है और इस टारगेट पे गिराना है, वो कौन गिराएगा? तो वो फाइटर पायलट ही गिराता है। वो ना तो डिफेंस मिनिस्टर गिराने आएगा, ना एयर कमोडोर आएगा, ना तो उसके कोई विंग कमांड मतलब बड़े ऑफिसर आएंगे। अंत में गिराना उसको फाइटर पायलट को ही। अगर सारे लोगों ने मीटिंग बहुत अच्छी की, सारे लोग बहुत योग्य थे, लेकिन फाइटर पायलट ने चूक कर दिया, बम सही जगह नहीं गिराया या नकली बम गिरा दिया, तो सारा रणनीति फेल हो जाता। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में फाइटर पायलट टीचर है। क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन जब भी करेगा टीचर ही करेगा, बाकी लोग जाएंगे अपना 1-2 दिन का पर्यटन करके आ सकते हैं। तो टीचर का माइंडसेट बनाने का काम जो है, ये हम ज्यादा जो इसके मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कई राज्यों का हजारों करोड़ रुपया खर्चा इन सर्विस ट्रेनिंग पे जा रहा है। उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस में आने के बाद जब ट्रेनिंग देते हैं किसी को बार बार, तो इरिटेशन आता है बहुत, वो नाराजगी आती है। आप तो करा रहे हैं, आपको पता है, बहुत ज्यादा। मैं भी किया हूँ, कराया हूँ। आप ज्यादा खर्चा करिए उसके पहले वाले पे, प्री सर्विस पे, और उसको काफी इंटेंसिव करिए। उसको आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह से, नेशनल प्रशासनिक एकेडमी IAS की ट्रेनिंग की तरह से करवाइए उसको। वहां पर आपकी मॉनिटरिंग, वहां पर आपका सिलेबस, वहां पर मतलब टीचर तैयार करना एक बड़ा काम हो जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे क्लासरूम में करेगा, तो चूंकि हर क्लासरूम यूनिक होता है। किताब में अगर हम लिख भी देंगे ना, तो वो हर जगह लागू नहीं होगा, हर टीचर उसको वैसे ही नहीं ले पाएगा। क्योंकि हर क्लासरूम इस पे जो है वो यूनिक होता है, और हर बच्चा भी यूनिक होता है, हर टीचर भी यूनिक होता है। तो वो टीचर का माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा कि वो टीचर फिर क्लासरूम के अंदर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कर ले जाएगा। तो ये दोनों ही मोर्चे पे काम करना है। तो मैं तो अभी लग रहा हूँ टीचर तैयार करने में भी। अभी हमने 50 फेलो ले लिए हैं गुजरात में, 50 फेलोज के साथ 1 साल काम करेंगे, और करिकुलम पे भी काम करना है। तो देखिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जिसका सहयोग मिलेगा सबका सहयोग लेते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे। जरूर सर, और भी लोग कर ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे आपने जो पॉइंट अभी उठाए, अभी पिछले हफ्ते नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी स्कूल एजुकेशन को लेकर के, उसमें इन दोनों पॉइंटर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया गया। एक तो कि जो आपके इन सर्विस टीचर्स हैं, वो लगभग 60% को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो NCF कंप्लाइंट हो सकें। एक दूसरा है कि जो हमारे BEd के प्रोग्राम्स हैं या उससे पहले के जो एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसको एम्फेसाइज, उसको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहीं पे हम अच्छे टीचर्स क्रिएट कर सकें। अब जैसे अगर आप देखेंगे सर, बहुत कम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो अपने 5 हैं NCERT के इंस्टीट्यूट, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जिनसे मैं मिला हूँ, तो ज़्यादातर RIs से पढ़े हुए हैं। तो मेरा सर आपसे अगला प्रश्न ये था कि जब भी हम किसी की, मतलब एक तो इंडिया में जो ये टर्म यूज़ होता है टीचर ट्रेनिंग, मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट हूँ। हम इसको बोल सकते हैं टीचर एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स,
बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि ट्रेनिंग शब्द सुनते ही एक रिलक्टेंस आ जाता है। जब हमारे पास टीचर्स आते हैं तो पहला दिन और दूसरा दिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब उनको समझ में आता है कि हम लोग ट्रेनिंग ना करके उनकी ज़िंदगी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो उनके पास तमाम सारी चीज़ें करने को आती हैं हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम उनकी ज़िंदगी में एआई लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि अभी से 2 गुट चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग एआई वाले क्वेश्चन पे ही आने वाले हैं। अभी 2 तरह के थॉट्स चल रहे हैं पूरे ग्लोबली, कि एक तो एआई इतनी तेज़ी से जो बूम कर रहा है, अलग अलग जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो एक अच्छे खासे वर्ग का मानना है कि आगे आने वाली एजुकेशन एआई बेस्ड हो जाएगी पूरी। मतलब आप कंप्यूटर या एआई से आप इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल पर्सनलाइज आप जैसे सीखना चाहते हैं वैसे सीख सकते हैं। दूसरे हमारे वर्ग वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि टीचर का क्लासरूम में होना या स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो एआई को यूज़ करके पढ़ा सके, अपने क्लासरूम को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें। आपका सर क्या मानना है, ये एआई या जो टेक्नोलॉजीज़ पिछले 2 दशकों से टीचर्स के सामने आती जा रही हैं, जिन्होंने ज़्यादातर टीचर की लाइफ कॉम्प्लेक्स की है, एआई किस तरह से इसको चेंज करने वाली है? बढ़िया है। देखिए, आप भी पढ़ाई किए हैं, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, और इस देश में अभी भी 70-75%, 76% लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो कम से कम 8वीं क्लास तक मैं टीचर भी रहा हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ और देखता भी हूँ। 8वीं क्लास तक तो बच्चा न किताब जानता है, न हाँ। एआई जानता है, कुछ नहीं जानता। 8वीं क्लास तक वो टीचर को ही पढ़ता है, हम्म, 8वीं क्लास तक। इसीलिए किसी से भी पूछेंगे, बेटा आपके हीरो, एक टीचर का नाम बताइए जो आपके हीरो हो, तो ज़्यादातर वो प्राइमरी 8वीं तक के टीचर को बताता है। 9वीं के बाद के टीचर को हीरो बनना, चूंकि टीनेज उनकी आ जाती है, तो फिर उसमें का हीरो बनना मुश्किल रहता है, लेकिन 8वीं तक के ही वो हीरो बताएंगे। तो 8वीं तक तो बच्चा सिलेबस, किताब कुछ भी नहीं पढ़ता है, वो तो सीधे टीचर को पढ़ता है। और कुछ भी आप पूछेंगे, बोलेंगे, अगर वो टीचर ने गलती से कुछ किसी गलत चीज़ को सही कर दिया है, और घर में अगर उसकी मम्मी पढ़ी हैं और पिताजी पढ़े हैं या भाई बहन पढ़े हैं और बोलते हैं बेटा ये तो गलत था, ये मैम ने कैसे सही कर दिया, तो बच्चा लड़ जाता है, नहीं ये सही होगा क्योंकि मैम ने सही किया है इसलिए सही होगा। तो इतना बड़ा वो मॉडल मानता है, ठीक है। तो अब 8वीं तक तो ऐसे चला गया कि 8वीं तक तो आप एआई ले आइए, टीचर ले आइए, एआई को यूटिलाइज करिए, वो तो अच्छी बात है। देखिए, अभी ज़्यादातर जो मामला फंस रहा है स्कूल के लिए, तो वो जनरेटिव एआई पे फंस रहा है, जो जनरेट कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में गैजेट है, कम से कम मोबाइल तो है। तो वो जो जनरेट कर लेते हैं, और फिर आप मतलब जो उनको एक थॉट प्रोसेस उनका चलना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस नहीं चलता है। अभी थॉट प्रोसेस इसमें चल रहा है कि कौन सा प्रॉम्प्ट दिया जाए। पहले थॉट प्रोसेस चलता था कि इसका आंसर क्या दिया जाए, अब थॉट प्रोसेस चल रहा है कि इसमें प्रॉम्प्ट कौन सा डाला जाए। तो ये वाला थॉट प्रोसेस थोड़ा टेम्पररी होगा, और हमारा तो हमें लगता है कि एआई को यूटिलाइज टीचर करें, और बच्चों के साथ इस तरह का उनका पूरा कार्यक्रम होना चाहिए कि जिसमें वो एआई को यूटिलाइज तो करें, लेकिन जनरेटिव एआई से होमवर्क करके ले आना, अपने असाइनमेंट पूरा कर देना, तो उससे बच्चे की थॉट प्रोसेस प्रभावित होगी, तो एग्जामिनेशन में फिर उसको दिक्कत आने वाली है। बाकी कोई भी तकनीकी अच्छी ही होती है। हाँ। हर चीज़ के बुरे पक्ष होते हैं। देखिए, बुरा क्या होता है, तो तकनीकी होती है, उसका सदुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। हमारे सामने माइक लगा है, तो हम माइक में आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, फिर हम दोनों मिल के बात कर रहे हैं, और इस बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक, इसका सदुपयोग है। इसी माइक का उपयोग हम आप गाली देने में एक दूसरे को कर सकते हैं, झगड़े लड़ाई का कर सकते हैं, उसको भी प्रसारित कर सकते हैं। तो किसी भी तकनीकी का 2 पहलू है, सदुपयोग, दुरुपयोग। अब एक टीचर को या पूरी एजुकेशन सिस्टम को ये इंश्योर करना है कि जो भी तकनीकी आ रही है उसका सदुपयोग की मानसिकता कैसे बच्चों में आए। अब वो मानसिकता बिना वैल्यू एजुकेशन के नहीं आएगी। अगर उसकी सदुपयोग की मानसिकता तभी आएगी जब वो पूरे एग्जिस्टेंस को समझ रहा होगा,
एग्जिस्टेंस में अपने कनेक्शन को समझ रहा होगा, अपनी फैमिली में अपने कनेक्शन को समझ रहा होगा, सोसाइटी में कनेक्शन को समझ रहा होगा, उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग वो जीने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि उसको पता है कि व्यवस्था ऑर्डर यही है, इससे अलग कुछ भी है वो ऑर्डर नहीं है। जैसे आपने बताया जापान के बस का कि भाई रेड सिग्नल है और कोई गाड़ी नहीं है तो चलो, लेकिन वो अव्यवस्था है ना। व्यवस्था तो ये है कि ग्रीन होगी तभी चलना है, भले ही कोई ना हो सड़क पे, हम अकेले ही खड़े हों। अभी मैं भूटान गया था, वहाँ पर मेरे सामने एक आदमी का पेनाल्टी हो गया क्योंकि वो जेब्रा क्रॉसिंग के बजाय दूसरी जगह से रोड क्रॉस किया। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आप जेब्रा के अलावा अगर कहीं से रोड क्रॉस करते हैं तो बड़ी पेनाल्टी लेते हैं। तो क्योंकि वो लिखित में व्यवस्था है ना, तो वो व्यवस्था को जानना। तो अगर हम व्यवस्था के प्रति बच्चों को अभ्यास करा दिए, व्यवस्था के लिए अभ्यास, ऑर्डर के लिए अभ्यास करा दिए, तो वो सदुपयोग ही करेगा, वो दुरुपयोग में जाएगा नहीं। तो ये मामला माइंडसेट का है। तो ज्ञान देना, नॉलेज देना, सूचनाएं देना, ये एक काम है। माइंडसेट डेवलप करना, मैं अपने लिए कैसे उपयोगी हूँ, मैं परिवार के लिए कैसे उपयोगी हूँ, मैं समाज के लिए कैसे उपयोगी हूँ, मैं पूरे अस्तित्व के लिए, प्रकृति के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कैसे उपयोगी, और मेरे पास जो भी संसाधन है उसका उपयोग मुझे कैसे करना है, इसका भी पहले से ही अभ्यास करना होता है। तो फिर हम वो दुरुपयोग नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। दुरुपयोग नहीं किया तो मामला ठीक हो गया। हम आप बच्चे के हाथ में फ़ोन देख के क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम बर्बाद कर रहा मतलब उसका मिस यूज कर रहा है। नहीं तो उसी फ़ोन का तो अच्छा यूज भी करता है वो, लेकिन हम मिस यूज से ज़्यादा परेशान हैं। सर इसी से मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे सोशल मीडिया का क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पे ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो युवा है। अभी तो यहाँ तक मतलब इवन मेरे घर पे भी मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि छोटे बच्चे हैं, अगर खाना नहीं खा रहे उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। जो टीनेजर्स हैं वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कंटेंट आ रहा है। हमारे भी मोबाइल पे कहीं भी किसी भी प्रकार का कंटेंट आ जाता है। तो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो कैसे हेल्प कर सकती है इस प्रभाव को थोड़ा कम करने में? साथ ही साथ पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक बच्चे की पूरी शिक्षा में? वो कैसे उसको और बेहतर सिटीज़न बना सकते हैं? बढ़िया। तो जो पहला है कि जो उपयोग जो करना चाहिए बच्चों को, तो वो सोशल मीडिया का भी बेहतर उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली सोशल मीडिया का उपयोग बहुत लिमिटेड है स्टूडेंट लाइफ में, बहुत ही लिमिटेड है। खासकर अगर एलिमेंट्री एजुकेशन तक बोलते हैं, 8वीं तक की शिक्षा में, 9वीं से 12वीं में भी लिमिटेड ही है। लेकिन चूंकि अब बच्चे के हाथ में अगर गैजेट है और उसने अकाउंट बनाया हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि उसी लिए वो बना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो कंपनीज को फ़ायदा होगा तो वो चाहेंगे कि सभी यूज करें। तो वही बात है, माइंडसेट क्या है उपयोग का। तो ये तो अब इसमें जो वॉच टावर हैं वो पेरेंट्स हैं घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर ही यूज करता है, स्कूल में तो प्रतिबंधित है। अब घर के अंदर जो है वो कहाँ से आ गया, वो मैं जब परिवारों में देखा तो जब बच्चा छोटा था, खाना नहीं खाता था, तो उसके परिवार के सदस्य, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, वो मोबाइल में कुछ भी वीडियो दिखा के, बेटा ये देखो खा लो, ये देखो खा लो, ठीक है। तो पहला तो वहाँ उससे इंटरेक्शन, जब बच्चा उधर देखना ही नहीं चाह रहा था तो हमने ज़बरदस्ती उसको दिखाया, ठीक। दूसरा क्या किए कि पेरेंट्स खुद सोशल मीडिया में ट्रैप हो गए। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास टाइम स्पेयर रहे हमको सोशल मीडिया में ट्रैप होने का, या कहीं भी और हमको समय मिले। अब वो समय कैसे मिलेगा? बच्चा तो जिज्ञासु होता है, बच्चा तो जन्मजात जिज्ञासु होता है ना। उसके पास तो क्वेश्चन रहते हैं, हर चीज़ का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों हुआ। तो वो पूछेगा जाके, किससे पूछेगा? जो घर में रहेगा उससे पूछेगा, पेरेंट से पूछेगा। तो पेरेंट क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल टैबलेट मार के बोलते हैं इसमें देखते रहो। अब जब उसका एडिक्ट हो जाता है तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं पूरे देश में इसका वर्कशॉप लेता हूँ, सेमिनार पेरेंटिंग का भी लेता हूँ।
तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे की ऐसी आदत पड़ गई, कैसे छूटेगी। तो हमने कहा भैया आपने आदत आपने डलाई, अब छुड़ाने की सुपारी मुझे दे रहे हो, इतना आसान काम नहीं है छुड़ाना। जैसे शराबी का शराब छुड़ाना आसान नहीं है, वैसे मोबाइल का और गैजेट का एडिक्ट जब बच्चा हो गया तो छुड़ाना आसान नहीं है। अब आपको त्याग करना पड़ेगा, आप बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए बच्चे पालना कठिन काम है, ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। मैं तो खुले रूप में अभी भूटान में भी गया, वहाँ पर सभी आर्थिक रूप से बड़े संपन्न लोग थे। मैं सभी के उनके सभा में बोला कि बच्चे पालना आसान काम नहीं है, कठिन काम है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के बच्चे नहीं पाल सकते, दूसरों के सहारे बच्चे नहीं पाल सकते। हर चीज़ को आउटसोर्स कर दो, बच्चे को पालने वाला आउटसोर्स कर दो, स्कूल में डाल दिया तब स्कूल वालों को जिम्मेदारी दे दी, ऐसे नहीं होता है। बच्चा आपका है, आप इस दुनिया में उसको लेके आए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। तो उसको पालने की, उसके पोषण की और भरण पोषण की, उसके पेरेंटिंग इज टफ जॉब, इतना आसान नहीं है। जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, पूरा परिवार ही गांव हुआ करता था, तो बच्चे आसानी से पल जाते थे। आज जब विश्वास का संकट है, बच्चा दरवाजे के बाहर भी जाएगा तो आपको तुरंत अविश्वास होता है। एक छोटे बच्चा भी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक छोटा बच्चा भी दरवाजे के बाहर गया, बड़ा भी बाहर गया, तुरंत हम भय में आ जाते हैं। तो ऐसे समय में बच्चे पालना कठिन काम है, ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। मैं तो इसीलिए स्कूल में पेरेंट्स की महीने में 2 बार वर्कशॉप रखूंगा। आज जितने आएंगे 5 आएंगे, 5 ही लोग आएंगे, हम संख्या पर निर्भर नहीं करता है, 5 घर में तो ठीक होगा। तो पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बच्चा हमारा है, बच्चे के साथ काम हमको करना है। तो उनको सोशल मीडिया से दूरी बढ़ानी पड़ेगी। केवल डांटने से बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ देगा, डांटने से वो कोई गलत भी दिशा में जा सकता है। बच्चे कर ही दे रहे हैं, सूचना आता है कि माँ पेरेंट्स ने मोबाइल छीन लिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बताइए कितनी बड़ी घटना है। मोबाइल और सुसाइड के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और आदमी ही खत्म हो जाना कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन नहीं, वो एक सिक्के के 2 पहलू हो गए। मोबाइल दो, नहीं तो हम जान दे देंगे। तो ये जो है, ये एक तो पहला तो शुरू होगा कि अभ्यास ही ना हो उसका। जो बड़े हो गए बच्चे, उनका कैसे छुड़ाया जाओ तो अलग बात है, क्योंकि कोई चीज़ कब कोई छोड़ता है। जैसे मेरे सामने आप कोई चीज़ खाने को ले आइए और वो खाने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैं खा रहा हूँ क्योंकि वही विकल्प है। लेकिन उससे अच्छी कोई चीज़ लाएंगे तो मैं उसको छोड़ के उसको खाने लगूंगा। फिर उससे भी अच्छी कोई चीज़ लाएंगे, उसको भी छोड़ के मैं उसको खाऊंगा। तो ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें तभी बच्चा छोड़ सकता है जब उससे अच्छा कुछ आप उसके साथ करें, समय दें आप। बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो पेरेंट्स का टाइम चाहते हैं। क्योंकि छोटे पर से हमने टाइम दिया नहीं, टाइम नहीं दिया, तो अब उनको आपका टाइम चाहिए नहीं, क्योंकि हमने गैजेट दे दिया। तो अब वो आपके टाइम देने से इरिटेट होते हैं। आप अपना काम करो, बोल देते हैं सीधे, आप अपना काम करो। तो ये पेरेंट्स का, आपने जो पूछा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को जगना पड़ेगा, जगते रहना पड़ेगा, और बच्चे को निगरानी रखना नहीं मैं कह रहा हूँ कि निगरानी रखना, उनको बार बार डांटना नहीं। स्नेहपूर्ण संबंध वातावरण में कि बच्चा एक निर्जीव चीज का दीवाना होकर घूम रहा है। गैजेट निर्जीव चीज है ना, और आप घर में मम्मी पापा भाई बहन जो है वो सजीव चीज है, उनका दीवाना क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो टाइम नहीं दे रहा है। टाइम देना पड़ेगा, फिर कुछ क्वालिटी वाली बात करनी पड़ेगी, क्वालिटी वाले संवाद करने पड़ेंगे। बच्चे की जो विचार क्षमता है वो आपसे ज्यादा है, जनरेशन गैप के कारण। तो हमको क्वालिटी वाले बातें करने पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने। जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स का मानना है कि जो कुछ सिखाएगा सब स्कूल सिखा देगा, जबकि स्कूल के पास तो वो 5-6 घंटे के लिए आ रहा है, 17-18 घंटे वो घर पे रह रहा है, जहाँ पे आप कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आसपास में बातचीत कैसे हो रही है, वो बहुत मैटर करता है। दूसरा सर, जैसे अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो जनरल डेटा आता है, 50% से ज़्यादा बच्चे सर इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और लगभग 3-3.5 लाख के आसपास स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स हैं। गवर्नमेंट तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, इन सर्विस, प्री सर्विस, और प्रॉपर उनके नॉर्म्स हैं, बट इंडिया में जो प्राइवेट एजुकेशन का पूरा डोमेन है, उसमें
कई बार नॉन बीएड टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बीएड टीचर्स भी पढ़ाते हैं, और बीएड किस लेवल का इंडिया में बीएड होता है वो मतलब वो धरातल पे है कि आप बड़ी आराम से आप बीएड की वो डिग्री ले बात तो सकते मैं हैं। पहले बोल ही दिया। हाँ, वो बात हम पहले कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगभग कोई खर्चा नहीं करते। मैं कुछ गिने चुने स्कूल्स को छोड़ दे रहा हूँ, जो ज़्यादातर स्कूल छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोग्रेड ज़्यादातर छोटे शहरों, कस्बों और गांव तक के स्कूलों में काम करता है, तो हम ज़्यादा वहाँ से रिलेट करते हैं। तो आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, या प्राइवेट टीचर्स के लिए खुद, अगर मान लीजिए उनका स्कूल उनकी ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है, तो टीचर खुद से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद से कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ, जो स्कूल किसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहते हैं, हाँ, हर स्कूल 8वीं तक नहीं, लेकिन 8वीं से ज़्यादा अगर 12वीं तक के स्कूल हैं तो किसी बोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। वो बोर्ड तो उनकी ट्रेनिंग कराती है, और अब उसमें क्या है कि ट्रेनिंग कराने में फिर स्कूल क्या करते हैं कि टीचर पे छोड़ देते हैं कि आप अपने खर्चे से करो। तो थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, टीचर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आया है कि प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 4 साल में 80% टीचर बदल जाते हैं। हाँ, आराम से, क्योंकि वो बाजार है ना। मतलब ये कहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलने में, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है, हालांकि वो चलाती सोसाइटी है, ट्रस्ट चलाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मार्केट है। तो मार्केट में जब जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो दूसरे जगह चला जाता है। 2 ही चीज़ें चाहिए हर जो भी एम्प्लॉई है, उसको सम्मान और पैसा, पैकेज। सम्मान और पैकेज, रिस्पेक्ट और पैकेज। रिस्पेक्ट में कमी आया तो भी छोड़ देगा, पैकेज में कमी आया तो भी छोड़, या कहीं अच्छा पैकेज मिला तो चला जाएगा, या उसका रिस्पेक्ट जहाँ लगा कि नहीं हो रहा है तो भी छोड़ के चला जाएगा। तो ये होते हैं। बाकी जो बोर्ड है वो तो कराती है ट्रेनिंग, लेकिन वो भी फिर 9 to 12 कराती है, नीचे वालों का नहीं कराती है। जो नीचे के हैं, अगर उनका अप्रूवल आप सिलेबस आप लिए हुए हैं तो कराती है। ये दूसरा वाला जो आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स को भी जो NEP ने, जो NCF ने अपने टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जितने दिन निर्धारित किए हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उतनी ट्रेनिंग कराएं। ट्रेनिंग की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे टीचर तो उबे इसलिए हैं कि वही चीज़ आप बताते रहते हो। मैं भी ट्रेनिंग में जाता था जब शुरू में टीचर था, वही सारी चीज़ें बताई जाती थी जिससे ज़्यादा मैं जानता था। तो फिर दोबारा भी जा रहे हैं 1 साल बाद तो फिर वही चीज़ बताई जा रही। तो हमको थोड़ा ट्रेनिंग को नीड बेस्ड करना चाहिए, ऑन डिमांड करना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। भाई टीचर कहे कि हमको इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, या आप एक एनालिसिस कराइए कि नीड किस चीज़ की है। आप ट्रेडिशनल ढंग से नहीं चलेगा, तो वो करें तो अच्छा है। दूसरा जो इसके पहले वाला पार्ट आपने कहा था कि स्कूल के पहले आपने कुछ और कहा था, वो क्या बात थी? तो स्कूल को तो ट्रेनिंग टीचर्स की करानी पड़ेगी। पेरेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग कि पेरेंट्स छोड़ते हैं स्कूल के ऊपर। और हाँ, वो जो आपने कहा था कि वो चाहते हैं कि स्कूल ही सब कुछ कर दे। हाँ, तो देखिए, उनकी चाहत है तो हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि स्कूल पूरी दुनिया में आज जो कुछ भी बदलाव दिख रहा है, चाहे भौतिक संसाधनों के मामले में, और चाहे युद्ध और द्वंद्व और कलेश और तनाव और बीमारियों के मामले में, ये सब प्रमाण है शिक्षा का। क्योंकि जैसा शिक्षा होता है वैसा समाज बनता है। हाँ, शिक्षा के अनुसार ही समाज चलता है। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। जैसे मैं तो बड़े मंचों पे भी बोलता हूँ कि दुनिया में जितनी भी अव्यवस्था है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ। अगर कोई किसी बेगुनाह के ऊपर बम फेंक रहा, गोली मार रहा है, तो किसी स्कूल से पढ़ा है ना। और जितने भी दुनिया में वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े एडवांस हथियार बनाए जा रहे हैं, पूरे दिन रात उसमें कल्पना चल रही है, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आतंकवाद के पीछे सब माइंड जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो शिक्षक तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, और शिक्षा व्यवस्था भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।
इसलिए स्कूल को अपने स्कूल कल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये एनसीएफ ने भी कहा है, पार्ट डी में कहा है, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो अगर स्कूल कल्चर हमने डेवलप कर दिया, जैसे स्कूल कल्चर हर स्कूल का अलग अलग होगा, क्योंकि कल्चर दिखता नहीं है, वो तो नीचे फ्लो हो रहा है केवल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल की अपनी एक छवि है और वहां के किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, तो सामने वाला पूछा, अरे कहाँ पढ़ता है? बोले वो स्कूल में पढ़ता है। बोले नहीं वहां तो नहीं पढ़ता होगा, वहां का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अब वो स्कूल तो किसी बोर्ड का ही होगा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाता होगा, दूसरा भी स्कूल ऐसा ही है, लेकिन उस स्कूल के बारे में जो ऐसी धारणा बनी, क्या चीज के लिए बनी? वहां के कल्चर को लेके। तो हर स्कूल को अपने स्कूल कल्चर के बारे में भी बढ़िया इंटेंसिव काम करना पड़ेगा। एनसीएफ ने लिख दिया है, तो अब एनसीएफ पे ट्रेनिंग कराना, एनसीएफ सबसे परिचय कराना, क्योंकि अभी तो 80% लोग एनसीएफ पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं। शिक्षा से जुड़े लोग, मैंने बाहर के लोगों का तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा से जुड़े हुए 80% लोगों को एनसीएफ के कितने भाग हैं, उसमें इंट्रोडक्शन में क्या कहा है, एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है, कुछ भी नहीं पता। अब ये कैसे हम पढ़ा पाएंगे? मुझे याद है कि जब 2005 का एनसीएफ आया था, तो उस पर एक ट्रेनिंग चली थी, तो उस पर हर ब्लॉक में चली थी और वह पूरा पढ़वा दिया गया था एनसीएफ को। अब इस बार का एनसीएफ काफ़ी बड़ा है, 350 पेज, 600 पेज का है। तो कम से कम उसकी जो मुख्य बातें हैं उस पर ट्रेनिंग करा ही रहे हैं, मतलब चल ही रहा है ट्रेनिंग। तो वो कब तक हो जाएगा तो ठीक है, जाए ना जाए, लेकिन स्कूल के व्यवस्थापकों को ये पता है कि पार्ट डी में स्कूल कल्चर एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए कहा गया है। तो स्कूल कल्चर को ठीक करना, गेट से लेकर के अंदर का वातावरण, जो बच्चों के साथ बात हो रही है, स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टीचर रिलेशनशिप, स्कूल एंड पेरेंट रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ों पे हमको बाकायदे लिखित रूप में सब नियम बनाने पड़ेंगे, नॉर्म बनाने पड़ेंगे, एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कल्चर ऐसी चीज़ है कि उसमें आते ही कोई ढल जाता है। जैसे कोई रेलवे के ट्रेन में चल रहा है, तो वो खिड़की से भी थूक देगा पान खा के, वो स्टेशन में भी थूक देगा, लेकिन वही आदमी जैसे ही मेट्रो में घुसता है उसका सब बंद हो जाता है। क्यों? वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ के कल्चर में अभी वो चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ कल्चर में पता है कि यहाँ कल्चर ऐसा है और किए तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए कल्चर ऐसी चीज़ है, वॉशिंग मशीन है ना, उसमें जो भी पड़ेगा धुलाई हो जाएगा। तो हमको वो मशीन बनानी पड़ेगी, वो कल्चर स्कूल का डेवलप करना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। सर मैं मतलब आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जब एनसीएफ आया था तो हम लोगों ने उसको कंसाइज करके अपनी वेबसाइट पे एक ट्रेनिंग या मतलब सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग के तौर पे डाल दिया था। तो कोई भी कोग्रेड की वेबसाइट पर जा कर के मेन्यू में आप देखेंगे तो वहाँ पे एनसीएफ ट्रेनिंग करके आपको एक वो लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा एनसीएफ को 1 घंटे के अंदर समझ सकते हैं। वो कोई वीडियो नहीं है, आप खुद से स्लाइड ऑन स्लाइड जाते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। साथ ही साथ जैसे सर हम लोग एक मेधा एआई पे काम कर रहे हैं, तो मेधा एआई में हम लोगों ने कोशिश की है जो क्रॉस कटिंग थीम सारे, इंडियन रूटेडनेस हो गया, आपका इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो गया, वैल्यू बेस्ड एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्शन कैसे करवाए जाएं, वो हम लोगों ने एआई में डालने की कोशिश की है और अभी इसे लगभग 3000 से ज़्यादा टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखने को मतलब अभी हम ये धीरे धीरे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल सही बोला, अगर हम उससे वीव कर दें सिलेबस के साथ, बुक्स के साथ, करिकुलम के साथ, तो कोई भी टीचर चाहे मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, वो उसको क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता है। तो आज श्रवण सर के साथ हमको बात करके बहुत सारे इंसाइटफुल चीज़ें पता चली और सर ने अपना टाइम दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद, कोग्रेड को थैंक यू सो मच सर। और हमारा ज़रूर आपके साथ ये कारवां बना रहेगा। हम इसके बाद एक डिस्कशन कभी और करेंगे और साथ ही साथ आनंद निकेतन स्कूल्स के साथ, आप कोग्रेड स्कूल्स के साथ या फिर भारत के सभी स्कूल्स के साथ हम लोग मिलके कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट इसमें रहता है, आप लोगों के कमेंट्स हमको रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर डिस्कशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।